हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और इजराइल के दरमियान रिलेशंस के बारे में। पूरे मामले को समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों ममालिक के दरमियान कैसे ताल्लुकात रहे हैं, ट्रेड और इकनॉमिक कोऑपरेशन की नौइयत किस किस्म की है, और हम ये भी देखेंगे कि हालिया वाक़यात में चाइना ने किस तरह रिएक्ट किया है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि चाइना को लेकर इजराइल की क्या थिंकिंग है, वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, उनकी क्या अप्रोच है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में चाइना और इजराइल के ताल्लुकात इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल केस स्टडी हैं और मेरे हिसाब से इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है और ये टॉपिक हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में मदद फराहम करता है। इसीलिए इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 50s में इजराइल उन चंद ममालिक में से था जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम किया और उन्होंने कोशिश की कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हम कायम कर सकें। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने जवाबन इजराइल के साथ उनको पॉजिटिव मैसेजिंग नहीं दी और हमने देखा कि शुरू से ही चाइना काफ़ी हद तक जो फ़लस्तीनी कॉज थी उसके साथ खड़ा रहा और उन्होंने गाहे बगाहे अपनी आवाज़ उठाई इस हवाले से। और इजराइल की जो अग्रेशन है, उसके जो इल्लीगल एक्शंस थे फ़लस्तीन के अंदर, उनको कंडेम किया चाइना ने। तो इसलिए काफ़ी अरसे तक चाइना और इजराइल के दरमियान जो ऑफिशियल लेवल पर ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं हो सके। 80s के बाद इन दोनों के दरमियान कुछ बैकडोर राब्ते शुरू हुए। सोवियत वॉर में भी कई जगहों पर कहा जाता है कि इन दोनों ने कोऑपरेशन की सोवियट्स के ख़िलाफ़। मतलब सोवियत यूनियन को तोड़ने में सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका का किरदार नहीं था, और भी बहुत सी जो ग्लोबल पावर्स थीं उसमें चाइना का भी थोड़ा बहुत किरदार था। और कहा जाता है कि वो पहला महाज था जहां पर चाइना और इजराइल ने कोऑपरेट किया। बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन किसी हद तक इन्होंने वहां पर एक दूसरे की मदद की क्योंकि इनके इंटरेस्ट सिमिलर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो ये एक अलहदा टॉपिक है। उस दौर में चाइना के सोवियत यूनियन से भी काफ़ी हद तक फासले बढ़ चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि जब ये सोवियत यूनियन टूट गया, अफ़गान जंग ख़त्म हो गई, तब रशिया के साथ इनके ताल्लुकात बहाल होना शुरू हुए थे चाइना के। और आज हम देख रहे हैं एक बड़ी बेमिसाल दोस्ती है दोनों मुल्कों के दरमियान। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, चाइना और इजराइल की तरफ। तो 91-92 में चाइना और इजराइल ने अपने जो ताल्लुकात हैं उनका ऑफिशियल आगाज़ किया। चाइना ने इजराइल को तस्लीम किया और प्रॉपर जो ऑफिशियल लेवल पर बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ हुआ। हमने देखा फिर वहाँ से इन दोनों के जो मतलब डिफेंस कोऑपरेशन है, दोनों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ट्रेड, उन सब में फिर इजाफा ही देखा है हमने। अरब कंट्रीज़ इजराइल को लेकर काफ़ी होस्टाइल रही थी 90s से पहले। इनकी कई जंगें भी हुई थी अरब कंट्रीज़ की। 6 डे वॉर, 48 में एक वॉर हुई थी, फिर 67 में। तो इनकी झड़पें चलती रहती थी अरब कंट्रीज से। तो फिर अमेरिका बादल ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की और बहुत से जो अरब ममालिक थे उनकी डीलें करवा दी इजराइल से, और इजराइल ने बहुत से ममालिक को जो अरब ममालिक थे उनसे तस्लीम करवा लिया अपने आप को। इजिप्ट उसकी एक बड़ी आइडियल एग्जांपल है, जो एक बहुत बड़ा दुश्मन था इजराइल का। उसने तकरीबन शायद 77 में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ एग्जैक्ट साल को लेकर, लेकिन 77 में इजिप्ट ने इनको तस्लीम किया। और 90s में एक बहुत बड़ी वेव चली थी पूरी दुनिया में। इजराइल ने अपने आप को नॉर्मलाइज करना शुरू किया था पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि इजराइल की हमेशा से कोशिश रही है कि वो अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करे, अपने दुश्मनों की तादाद में वो कमी करे उनमें। क्योंकि हम सबको पता है इजराइल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे कि चाइना, अमेरिका, इनके साइज़ बहुत बहुत बड़े हैं। तो इजराइल, उसको पता है अपनी वीकनेस का, अपनी कमज़ोरियों का। तो ये इनकी एक बड़ी स्मार्टनेस है कि वो अपने थ्रेट्स को बखूबी समझते हैं। इसलिए इन्होंने शुरू से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनिया है और स्पेशली मुस्लिम ममालिक, उनसे दोस्ती की जाए, उनसे डील्स की जाए। तो 90s में बहुत से अरब ममालिक, खुद फ़लस्तीनियों ने भी इजराइल को तस्लीम कर लिया था। PLO के जो लीडर थे यासिर अराफात, जो फ़लस्तीन के बहुत बड़े लीडर जिनको कहा जाता है, ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत अमेरिका ने इनकी भी उसी वक्त दोस्ती करवाई थी बिल क्लिंटन ने। तो 90s में ही इजराइल के चाइना से भी जो ताल्लुकात थे वो नॉर्मलाइज हो गए। इनके ऑफिशियल ताल्लुकात बहाल होने से पहले ही इजराइल चाइना को असलहा फराहम करना शुरू हो गया था, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर नहीं बना था। 92 के बाद जब चाइना ग्लोबल मार्केट में आया तब इन्होंने ग्रोथ का सोचा चाइनीज़ ने। तो इससे पहले ही इजराइल ने इनको खुफिया तौर पर असलहा फराहम करना शुरू कर दिया था।
तो चाइना के पास उस वक्त या तो सोवियत मेड असला था या फिर इनको जो दूसरा उस वक्त सप्लायर इनका मेन बना वो था इजराइल। अब चाइना की अगर बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये हम सबको पता है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें चाइना को थोड़ी बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। नो डाउट कि आजकल वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन से या जापानीज से या कोरियन से या जर्मन से या इजरायली से, अब टेक्नोलॉजी को मैच करने में। लेकिन आज से 30 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो चाइना के पास मॉडर्न असलाह नहीं था, तो इसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि इजराइल इनको असलाह फराहम करे, मॉडर्न असलाह, क्योंकि इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इजराइल में वो बहुत एडवांस है। ये जो चिप्स बनाते हैं सिविल मिलिट्री हार्डवेयर के यूज़ के लिए, ये हमेशा से चाइनीज़ की कोशिश रही थी कि इजराइल से ये हासिल करे। इसमें इजराइल ने काफ़ी हद तक इनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम की भी। जिन चीज़ों में चाइना अपने आप को वीक समझता था, उसने वहाँ से कमी पूरी करने की कोशिश की। तो इजराइल को चाहिए थे दुनिया में नए पार्टनर्स, और चाइना को ज़रूरत थी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, ताकि अपनी जो उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। चाइना को ज़रूरत थी रिलेंटलेस ग्रोथ की, और इजराइल को ज़रूरत थी नई पार्टनरशिप्स की, नई मार्केट्स की। ये एक नेचुरल और ज़रूरत पर मबनी इत्तेहाद बना। ये दोस्ती ज़रूरत पर मबनी थी। इसके अलावा चाइना का जो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको पूरा करने के लिए भी बहुत से मुल्क चाहिए थे जहां पर वो अपना असर व रसूख कायम कर सके। और इजराइल इस पूरे रीजन में, मिडल ईस्ट में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जिस पर चाइना की हमेशा से नज़र थी। और इजराइल के भी जो बड़े थे, जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, 1930 में ही वो प्रिडिक्ट कर चुके थे कि जो अगली सदी होगी उसमें चाइना होगा सुपर पावर, जब किसी को गुमान भी नहीं था कि चाइना राइज करेगा अगली सदी में। तो इन लोगों ने पहले ही असेस कर लिया था कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बनेगा, लिहाजा हमें चाइना से बनाकर रखनी पड़ेगी। इसलिए इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसमें पिछले 30 सालों में हमने देखा है इजाफा हुआ है जब चाइना ग्लोबल मार्केट में आया। अब इन दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2017 के मुताबिक तकरीबन $16 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों के बीच में। इसमें इनका डिफेंस कोऑपरेशन भी है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, और चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा चाइना बहुत ज़्यादा वहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जो इजरायली स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो चाइना क्या करता है, वहाँ पर नज़र रखता है, जो बेस्ट वहाँ के टेक स्टार्टअप्स हैं उन पर इन्वेस्ट करता है, और कोशिश करता है कि जब वो एक्टिव हो जाएं, जब वो स्टार्टअप्स कुछ काम करना शुरू कर दें, तो उनको फिर चाइना भी ले जाए ताकि अपनी इकोनॉमी में उनको इस्तेमाल कर सके। मतलब उनका विजन चेक करें कि टेक का जो टैलेंट है इजराइल में उस पर नज़र रखता है चाइना, और फिर उनसे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसके अलावा मल्टीपल $बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं इजराइल में जिनको चाइना फंड कर रहा है। इनमें वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें पोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, और चाइना इजराइल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर समझता है, क्योंकि ये बड़ी आइडियल लोकेशन पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इजराइल ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स, मिलिट्री हार्डवेयर, सोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शोबों में काफ़ी हद तक चाइना के साथ मिलकर काम किया है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनको फराहम की भी है। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अमरीकी दबाव की वजह से इजराइल खोलकर इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। हाई एंड चिप्स जो इजराइल प्रोड्यूस करता है, जो सिविल मिलिट्री हार्डवेयर में यूज़ होती है, वो चाइना चाहता है कि इजराइल से वो हासिल कर सकें, क्योंकि हम सबको पता है इजराइल की जो R&D है वो बहुत एडवांस लेवल पर है। इसी वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज है। तो यहाँ पर फिर अमेरिका बहादुर का किरदार सामने आता है, और वो इजराइल के इस एक्ट से काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं कि आप चाइना को टेक्नोलॉजी क्यों फराहम करते हैं। तो अमेरिका इस हवाले से इजराइल पर काफ़ी प्रेशर डालता है, और इसी सिलसिले में इन्होंने एक मुआहदा कर लिया हुआ इजराइल से ट्रांसपेरेंसी का कि जो भी आप असलहा बेचेंगे किसी भी मुल्क को, वो हमें पता होना चाहिए कि आप किसको बेच रहे हैं।
उनको ऑब्वियसली ये डर है कि कहीं हमारी बनाई हुई चीज़ें, हमारी बनाई हुई हार्डवेयर या चिप्स वो चाइना के पास ना चली जाए वो टेक्नोलॉजी। वो ऑलरेडी चाइना पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जी चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, और चोरी करके वो फिर उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाता है। तो वो ये नहीं चाहते कि चाइना इसराइल के थ्रू हमारी टेक्नोलॉजी हासिल करें। इसराइली बिल्ट एवॉक्स रेडार सिस्टम जो दुनिया में काफ़ी एडवांस रेडार सिस्टम है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने हासिल नहीं करने दिया, चाइना के पास उन्होंने नहीं जाने दिया। इसराइल की चाइना से डील फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन 2000 में इसराइल अमेरिकी प्रेशर में आ गया और उन्होंने चाइना को ये नहीं बेचा। तो ये एक बड़ी आइडियल एग्जांपल है कि किस तरह अमेरिका बहादुर ने दबाव डाला इसराइल पर कि आप चाइना को अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है ना बेचें। अब मैं आपको कुछ मज़ेदार स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताने लगा हूँ इन दोनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन की, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया, तकरीबन 16 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है। इसके अलावा 15 बिलियन डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना ने इसराइल के अंदर। ये हमने बताया अभी पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टर काफ़ी नज़र रखते हैं। इसके अलावा पोर्ट्स वहाँ की वो चाइनीज़ बनाने का इरादा रखते हैं। इसराइल ने चाइना का बनाया हुआ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसको ज्वाइन किया 2015 में। यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो मॉनिटरी सिस्टम में इनकी कोलैबोरेशन है वो अब हो चुकी है। मतलब पहले ज़्यादातर जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम है या जो बैंक्स हैं जो बड़े बड़े, उनको अमेरिका कंट्रोल करता है, वेस्टर्न पावर्स। तो अब चाइना भी चूँकि बहुत हद तक दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब एक बहुत बड़ा चौधरी आप जिसे कह सकते हैं वो बन चुका है, तो इसराइल अब उसका पार्ट बनना शुरू हो गया है। पिछले 3-4 सालों में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इसराइल ने अपनी एक बहुत बड़ी पोर्ट, हाइफा की पोर्ट, चाइना की एक कंपनी को दे दी है 25 सालों के लिए कि आप उसकी डेवलपमेंट पर सारा काम करें। क्योंकि चाइना की जो कंपनीज हैं इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। गवादर में भी हमने देखा है इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि हमने उनको मतलब पोर्ट बिल्ड करने का ठेका दिया। तो इसराइल ने भी इनको पोर्ट बनाने के लिए 25 साल तक इनके साथ मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ये शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप है चाइना का, जो कि एक लार्ज शिपिंग पोर्ट बिल्ड कर रहा है हाइफा में। और ये जो पोर्ट है ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है, और मेडिटेरेनियन सी वो जगह है जहाँ पर यूएस नेवी का बहरी बेड़ा भी मौजूद है। और इस वजह से अमेरिका बहादुर को डर है कि ये जो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट ना हो जाए और इसकी वजह से चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एज ना मिल जाए इस रीजन में और वो हमें आंखें ना दिखाना शुरू हो जाए। तो इस हवाले से अभी जो करंट जो सूरत हाल है उसमें इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अभी चल रहे हैं। इसराइलीज़ उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी ये हमारे फ़ायदे के लिए, किसी नुकसान के लिए नहीं है, हम सिर्फ अपना इकोनॉमिक बेनिफिट चाहते हैं, ये कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप नहीं है। जबकि ऑब्वियसली हमें पता है कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए हर जगह पर वो चाह रहा है कि अपनी प्रेजेंस कायम करे, डिफरेंट पोर्ट्स में, समंदरों में, डिफरेंट रीजन्स में। और हाइफा पोर्ट के हवाले से जो मुआहदा किया है इसराइल ने, ये अमरीकी दबाव के बावजूद इन्होंने 25 साल का मुआहदा किया है चाइनीज़ कंपनी से। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, वो पिछले 10 सालों में 2 बार विजिट कर चुका है चाइना का। और 2013 में इसने किया था विजिट कि चाइना और इसराइल की जो 25 साला दोस्ती की जो सालगिरह थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसराइलीज़ बड़ा कोशिश करते हैं कि चाइना को एज अ गुड फ्रेंड उनको रिटेन किया जाए, कि उनको कभी नाराज़ ना किया जाए चाइनीज़ को। इसके अलावा सिग्नल इन दोनों के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इजरायली एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि चाइना और इसराइल के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको स्टडी करता है और वो हिसाब लगाते हैं कि किस तरह चाइना और इसराइल के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं थोड़े से रीसेंट मामलात की। हमने बड़ी अच्छी बातें भी कर ली हैं। हम सब ने देखा है इस बार कि चाइना ने बड़ा अग्रेसिव यहाँ पर इस बार इसराइल को काफ़ी ज़्यादा लताड़ा है फ़लस्तीन के मामले में, जो इन्होंने एग्रेशन किया है फ़लस्तीन के अंदर। तो चाइना ने इस बार सरप्राइजिंगली इसराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं। पास्ट में भी मसले मसाइल होते थे जब, तो चाइना बड़े बैलेंस तरीके से स्टेटमेंट देता था। मतलब ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ की तरह के जी दोनों मुल्कों को या दोनों नेशंस को बड़े पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, आप सिविलियंस पर हमला
हमला ना करें। इस बार इन्होंने स्पेशली जिक्र किया फ़लस्तीनी बच्चों का चाइनीज़ ने, और साथ ही इन्होंने अमेरिका बहादुर को भी लताड़ा कि इन्हें फ़लस्तीनी बच्चे नहीं नज़र आ रहे, जो फ़लस्तीनी बच्चे इजरायली बमबारी से मर रहे हैं। तो इस बार जो चाइना का एटीट्यूड था वो पूरी दुनिया ने देखा थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। और हमने ये भी देखा है कि इस बार चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और अमेरिका को भी लताड़ा है कि आपने क्यों यूनाइटेड नेशंस में एक जॉइंट स्टेटमेंट आने से क्यों रोकता रहा है इसको। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार फ़लस्तीन के इशू को लेकर अमेरिका की जो कमज़ोरी थी उसको चाइना ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। एज अ ग्लोबल लीडर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। जो गैप अमेरिका की तरफ से छोड़ दिया गया था उसको पुर करने की कोशिश की है चाइना ने, क्योंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर है वो यही है कि अब जो ग्लोबल हेजीमनी है वो किसकी होगी। तो चाइना इस वक्त अमेरिका के बाद ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंटेंडर है कि वो अब दुनिया को लीड करेगा, दुनिया के मसाइल को लीड करेगा। अमेरिका की कमज़ोरियाँ सारी दुनिया ने देख ली हैं, और इस बार अमेरिका का जो एक बेशरम किस्म का रवैया था, जिसमें जब फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे थे तब वो ये कह रहा था अमेरिका के जी हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो जो दूसरा सेगमेंट था, जो बाकी पूरी दुनिया में इजराइल के एक्शंस को कंडेम किया जा रहा था, वो उस वाले सेगमेंट की तर्जुमानी करने की कोशिश की है चाइना ने इस बार। और ऑब्वियसली इजराइल के इन एक्शंस के खिलाफ जो लोग थे पूरी दुनिया में उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो चाइना ने इस मौके को इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर वो सामने आया है। और साथ ही इन्होंने ये भी ऑफ़र की थी कि चाइना में आकर आप बातचीत करें दोनों पार्टीज़ और इस मसले को हल किया जाए, ये चाइना ने कहा था। और साथ एक जो सोल्यूशन है वो भी प्रपोज किया था, अपना एक प्लान ऑफ एक्शन दिया था कि इसके मुताबिक आप जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। और ऑब्वियसली ये चाइना की उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है जिसमें वो यूएस बैक जो ऑर्डर है दुनिया का उसको वो हराना चाहता है और अपना एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करना चाहता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई थी कि चाइना के एक चैनल पे, अब चाइना का जो ज़्यादातर मीडिया है वो स्टेट ओन्ड है, मतलब जिसको रियासत की सरपरस्ती होती है। तो वहाँ से एक मीडिया पर्सन ने ये बात की, मतलब अमेरिका में जो स्ट्रॉन्ग जूइश लॉबीज़ हैं उनकी बात की, जिसको इजराइलीज़ को ऑब्वियसली ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि ये एंटीसेमिटिक रिमार्क था, चाइना की तरफ से ये आया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मैं इजराइल की एक क्लेवरनेस का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। इजराइलीज़ को अपनी कमज़ोरियों का पता है, इनका साइज़ बहुत छोटा है, चाइना का आप साइज़ देख लें कितना बड़ा है। तो यहाँ पर इजराइलीज़ बगैर किसी वजह से दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनसे बिगाड़ना नहीं चाहते। ये इनकी मतलब आप कह सकते हैं ये इनकी एक क्लेवर अप्रोच है, क्योंकि ये हमेशा से इनकी कोशिश रही है कि अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करें। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं ना उनसे पंगा ना ही लिया जाए तो अच्छा है। मतलब इनकी आप ये कह सकते हैं कि ये कमज़ोर पर तो जुल्म करते हैं, उनको तो शहीद करते हैं फ़लस्तीनियों को, लेकिन जहाँ पर बात आती है ना चाइना की या तगड़े ममालिक की, वहाँ पर ये कहते हैं नहीं जी हमें ज़रा मफामत से काम लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी है इनकी। तो इसलिए मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था, इनके जो राइटर्स हैं इजरायली राइटर्स, वो लिख रहे थे कि चाइना ने इस बार जो क्रिटिसिज्म किया है वो डायरेक्ट हम पर नहीं किया, वो बेसिकली यूएस पर किया है कि जी आप बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो आप इस बार क्यों नहीं बोले। तो इस तरह से वो चाइना की जो क्रिटिसिज्म है उसको जस्टिफाई कर रहे थे, मतलब वो चाइना से बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे कि जी ये तो वो यूएस की जो उनके साथ टसल है ये उसका हिस्सा था और हम तो बीच में वैसे ही रगड़े गए हैं, तो हमें नहीं बिगाड़नी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा हुआ था एक राइटर ने, इजरायली राइटर ने, कि यार अगर हमें इतना ही शौक है ना कि चाइना हमारी बैशिंग ना करे तो हमें एटलीस्ट नेतन्याहू को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि चाइना को कि हम यहाँ पर इन जगहों पर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिक्स है, उसका कुछ पता नहीं है, वो किसी को बताता है नहीं। अगर आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था तो ऑब्वियसली दुनिया तो आपकी बैशिंग करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इजरायलीज़ जो काफ़ी जो कुछ समझदार इजरायलीज़ हैं, नेतन्याहू शायद समझदार इतना नहीं है, वो काफ़ी तरीके से मतलब आगे चलते हैं, वो अपने दुश्मनों की तादाद में कमी लाते हैं, इसलिए वो धड़ाधड़ पीस डील्स भी साइन करते हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक से। और पिछले साल जो यूएई और दीगर अरब ममालिक से जो डील्स की थी वो भी हमें याद है।
अगर आप 70s के हालात को देखते तो आपको आइडिया होता है कि पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था इसराइल के लिए। हर मुल्क इनकी बैशिंग करता था, लेकिन आहिस्ता 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 इन्होंने निगोसिएशंस, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ममालिक से अब पार्टनरशिप्स कर ली हैं और चाइना भी उन्हीं में से एक है। और आप कह सकते हैं कि इन्होंने हर तरह की एफर्ट करके मुस्लिम ममालिक को बाकायदा तस्लीम करवाया अपने आप को कि जी करें तस्लीम हमें आप। और ये जो क्लेवर अप्रोच की मैंने बात की कि ये फजूल में किसी से पंगा नहीं लेते, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, इसकी एक एग्जांपल मेरे जहन में भी आई है। ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी मेरे, लेकिन अभी अभी जहन में आई है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ साल पहले इंडिया में, जब ये आया था नेतन्याहू, तो वहाँ पर कोई एंकर इसका इंटरव्यू कर रहा था और उसने ना कोशिश की कि नेतन्याहू से एंटी पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट निकलवा सके। तो उसने जब कहा कि जी पाकिस्तान ये करता है वो करता है, तो हमें इस तरह की कंट्रीज से किस तरह निपटना चाहिए, तो वहाँ पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि पाकिस्तान से हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हम सब के साथ पीस से रहना चाहते हैं। ये बड़ी एक इनकी क्लेवर अप्रोच है इजराइलीज़ की कि ये फजूल किसी वजह के कोई एवी किसी से पंगा नहीं लेते या कोई स्टेटमेंट एवी नहीं देते, क्योंकि उनको अपनी कमज़ोरियों का पता है, उन्हें अपने साइज़ का पता है और उन्हें अपनी लिमिटेशंस का भी आइडिया है। इसराइल और चाइना के दरमियान जो रीसेंट कशीदगी सामने आई है इस बार फ़लस्तीन इशू से रिलेटेड, हो सकता है ये फ्यूचर में बढ़े। पिछले 30 साल में तो इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड, मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इजाफा हुआ था, लेकिन अब जो रीजनल डायनामिक्स हैं, जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। नो डाउट चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इसराइल की भी ज़रूरत है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसराइल पर जो अमरीकी दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है कि जी आप चाइना से कोई डील ना करें। इसके अलावा इसराइल के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं भारत से, और भारत और चाइना की भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनती, तो भारत को भी वो धड़ाधड़ असला फराहम कर रहे हैं। तो ये भी चाइना के लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ हो सकती है। चाइना के लिए ये भी डिस्टर्बिंग है कि यूएस क्यों नहीं इनको खुलकर ट्रेड करने देता। अब दूसरी तरफ चाइना ने इसराइल के बहुत बड़े दुश्मन ईरान से $400 बिलियन की एक डील कर ली है, जो हो सकता है इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, और ऑब्वियसली होगी। तो इस वजह से इनके जो ज़्यादातर पार्टनर्स हैं वो इनके दुश्मन हैं आपस में। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल जुदा हैं। नो डाउट इनके इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स वो डिफरेंट हैं। इनके जो दोस्त हैं वो डिफरेंट हैं, इनके जो दुश्मन हैं वो भी बिल्कुल जुदा हैं। इनकी राहें काफ़ी हद तक अब जुदा होती नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके दरमियान जो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो तो ऑब्वियसली इतना कम नहीं होगा। वो तो हर मुल्क ट्रेड करता है एक दूसरे से। ये हम देखते हैं अमेरिका और चाइना कितने बड़े दुश्मन समझे जाते हैं, उनकी $600 बिलियन की ट्रेड है। तो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को तो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो डिफेंस, मिलिट्री और जो स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात हैं उनमें कमी आ सकती है। जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए चाइना को थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर करेगा ये यूएस का जो दबाव है इसराइल पर। लेकिन चाइना ने पहले भी कोशिश की है और आइंदा भी कोशिश करेगा कि इसराइल को यूज़ करे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसका मंसूबा है उसको आगे बढ़ाने में, उसको एक्सपैंड करने में, और इसके थ्रू वो मेडिटेरेनियन सी में यूनाइटेड स्टेट्स को आंखें भी दिखा सकता है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल भी नहीं चाहता कि चाइना से उनकी बिल्कुल टूट जाए। इसराइल हमेशा चाहेगा कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को वो सिक्योर करते रहें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके फोर फादर्स के मुताबिक इसराइल्स के, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था पिछली सदी में कि अगली सदी में चाइना एक होगा सुपर पावर और हमें इनसे बना के रखनी चाहिए। तो इसलिए इनके जहन में चाइना की जो तरक्की है वो हमेशा रहती है, और चाइना से जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल समझता है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने काफ़ी हद तक चाइना और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको समझने की कोशिश की है। इस सब के पेश नज़र आपके ख़्याल में आने वाले दिनों में चाइना और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो इनका कोऑपरेशन है, उसमें इजाफा होगा, या आपके ख्याल में यूएस दबाव और रिसेंट जो चाइना की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं इसराइल के ख़िलाफ़, उनकी वजह से इनके ताल्लुकात में काफ़ी हद तक अब डेंट पड़ चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।